हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ पे। एक चीज चेक करें आप। लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ एग्जांपल्स लिखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की। ये टेबल आपके पास बना हुआ होगा। इस टेबल में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी स्पीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। और उन एग्जांपल्स में जो है वो हमने देखा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, कौन से की का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, कांस्टेंट डिसलेशन था, रेस्ट था, वगैरह वगैरह। तो ये तकरीबन कोई एक दो तीन चार पाँच छः सात एग्जाम्पल हैं। पहली एग्जाम्पल जो थी वो रेस्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की थी। दूसरी एग्जाम्पल जो थी वो यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जाम्पल थी। तीसरी जो एग्जाम्पल थी वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एग्जाम्पल थी। चौथी भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एग्जाम्पल थी। पांचवी एग्जाम्पल यूनिफॉर्म डिसेलेशन की थी। छठी एग्जाम्पल जो है इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन की थी। और सातवीं एग्जाम्पल जो थी वो डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन की थी। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो सातों एग्जाम्पल्स हैं, इन सातों एग्जाम्पल्स में जो टाइम और स्पीड हमें दी हुई है, इन टाइम और स्पीड की वैल्यूज के जरिए हम स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करेंगे इन सातों एग्जाम्पल्स का। पहले एग्जाम्पल ध्यान में रखें कि पहले एग्जाम्पल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले एग्जाम्पल हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि क्या शो कर रही है। पहले एग्जाम्पल के बारे में पहले डिसाइड कर चुके हैं कि पहले वाली एग्जाम्पल जो है वो रेस्ट शो कर रही है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शो कर रही है। दूसरा वाली एग्जाम्पल जो है वो जो है यूनिफॉर्म स्पीड को यानी कि कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है। मैं पहले से लिख लेता हूँ एडवांस में। तीसरी एग्जाम्पल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहेगी। ठीक है। और जो चौथी एग्जाम्पल है वो भी किसको शो करेगी, वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करेगी। हमारी चौथी एग्जाम्पल भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की थी। हमारी पांचवी जो एग्जाम्पल थी वो यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन की थी। ठीक है। हमारी जो छठी एग्जाम्पल थी वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल थी। ठीक है। और जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल थी वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल थी। और जो लास्ट एग्जाम्पल थी वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल थी। अब हम ये देखते हैं कि इन सारी टाइप्स ऑफ मोशन के लिए जब हम ग्राफ स्केच कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि वाई एक्सिस पर हम स्पीड ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, तो ग्राफ बन किस तरह से रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या स्टेशनरी होता है और जब हमने उसका स्पीड टाइम ग्राफ स्केच किया तो आपको नजर आ रहा है कि पूरे का पूरा स्पीड टाइम ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो अगर हम एक ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं जो कि पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पर आ रहा हो, तो ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ जो कि पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पर आ रहा हो, वो स्पीड टाइम ग्राफ शो करता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट की हालत में होगा। ये मतलब होगा इसका। ठीक है। जो है वो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ये वाला जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, इसमें खास बात ये है कि है तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वजह ये है कि हमने जब इसकी स्पीड को नापना शुरू किया 0 सेकंड पर, तो शुरू में इसकी स्पीड 0 थी और फिर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई। और जब हमने इसके 0 सेकंड पे स्पीड नापना शुरू किया, तो ये ऑलरेडी मूव कर रहा था। ऑलरेडी इसकी स्पीड 5 थी और फिर वो यूनिफॉर्मली क्या हुई है, फिर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा जो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का ग्राफ है, बस वो स्ट्रेट लाइन होना शर्त है, कांस्टेंट ग्रेडियंट होना शर्त है। चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा ग्राफ था यूनिफॉर्म डिसलेशन का, और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है। ये नेगेटिव ग्रेडियंट की एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब कभी वह स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं और आपके पास जो है एक नेगेटिव ग्रेडियंट की स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये यूनिफॉर्म डिसलेशन को शो करेगा। इंक्रीजिंग एक्सलेशन का जब कभी भी आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो इंक्रीजिंग एक्सलेशन का स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा एक कर्व बनेगा जिसका ग्रेडियंट इंक्रीज हाइट हो रहा क्या होगा। था सर? अपना ऊपर 1 मिनट स्क्रॉल करेंगे आप सर? हाँ, ये ये नंबर 5, अच्छा यूनिफॉर्म डिसलेशन, यूनिफॉर्म ठीक है सर। डिसलेशन था। तो जब कभी भी आप इंक्रीजिंग एक्सलेशन का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमेशा कर्व बनेगा, और वो कर्व इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बनेगा, जैसे कि ये बन रहा है सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो हमारी आखिरी एग्जाम्पल थी डिक्रीजिंग एक्सलेशन की। डिक्रीजिंग एक्सलेशन का आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो वो ये भी एक कर्व बनेगा, लेकिन उस कर्व का ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ बनेगा, जो कि डिक्रीजिंग एक्सलेशन को शो करेगा। अब ये तो हमने प्रैक्टिकली करके देखा। हमने क्या किया कि हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की, स्पीड और टाइम की, उन वैल्यूज की तरह हमने ग्राफ स्केच किया और हमें पर्टिकुलर शेप मिले। रेस्ट का ग्राफ ऐसा मिला, यूनिफॉर्म स्पीड का ऐसा मिला, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के दोनों ग्राफ ऐसे मिले, यूनिफॉर्म डिसलेशन, इंक्रीजिंग एक्सलेशन और डिक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ ऐसा मिला। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये जो शेप हमने पर्टिकुलर जो शेप हमने डिस्कवर की, ये शेप ऐसे है, तो उसकी वजह ये हाईलाइट हुई हुई है। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। उसकी वजह ये है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ, अभी फिलहाल स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम का मैं एक ही मतलब समझ रहा हूँ, आगे चल के मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। तो किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, उसका ग्रेडियंट अगर आप निकालते हैं, तो वो हमेशा एक्सीलरेशन को शो करता है। अब आप ये जो सारे ग्राफ जिनको हमने स्टडी किया है, इनको आप एक्सीलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उनके ग्रेडियंट को भी देखें आप। मिसाल के तौर पर, ये जो पहला ग्राफ है, पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं। अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, वो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तो इस लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ, तो उसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होता है। बस फर्क ये होता है कि ये जो कांस्टेंट ग्रेडियंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है, और ये जो कांस्टेंट ग्रेडियंट है, ये नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है। अगर मैं इस तरह से कर्व बनाता हूँ जो कि स्टीपर हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। और अगर मैं इस तरह से कर्व बनाता हूँ जो कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए लेस स्टीप हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है। अब जो ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या जो उसका एक्सीलरेशन है, उसका एक ही मतलब है। अब ऊपर जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट या एक्सीलरेशन 0 है, होना भी चाहिए, क्योंकि रेस्ट में जब कोई चीज होती है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। नेक्स्ट जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट जो कि बेसिकली एक्सीलरेशन के बराबर है, वो भी 0 है, होना भी चाहिए, कि जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो यू हैव 0 एक्सीलरेशन। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट यानी कि एक्सीलरेशन जो है, वो भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं जो कि बेसिकली एक्सीलरेशन के बराबर है, तो वो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो नेगेटिव है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट डिसलेरेशन को शो कर रहा है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है या एक्सीलरेशन जो है, वो इंक्रीज हो रहा है,
और होना भी चाहिए क्योंकि ये इंक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ है। और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है जो कि एक्सलेशन को शो करेगा वो डिक्रीज हो रहा है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि ये डिक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ है। तो बॉटम लाइन ये है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो उसका एक्सलेशन है। अगर ग्रेडियंट जीरो है तो एक्सलेशन जीरो है, अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सलेशन कांस्टेंट है, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एक्सलेशन है यानी कि डिसेलेरेशन है, अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग एक्सलेशन है, अगर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग एक्सलेशन। ठीक है, ये बात वैसे बाय द वे ऑलवेज में पढ़ी हुई है आपने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप एक स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो वो बेसिकली आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको शो करेगा। और यही बात जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे भी लगेगी कि अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। फिलहाल अभी मैं वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चल के जब ग्राफ डिस्कस करेंगे उस वक्त बात करूंगा। फिलहाल स्पीड टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, उसका एरिया अंडर द ग्राफ हम कैसे निकालेंगे। फर्ज करें कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब स्पीड टाइम ग्राफ डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ बना के देता हूँ, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ इस शेप का है। अब इस ग्राफ का जब मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा तो वो ये एरिया बनेगा, ये एरिया जो है इसका एरिया अंडर द ग्राफ है। अब ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये बेसिकली डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसके बराबर है। ऐसे अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है सिंपली, तो इस स्पीड टाइम ग्राफ का जो ये एरिया बनेगा अंडर द ग्राफ, तो जो ये एरिया है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर है। ऐसे ही फर्ज करें कि हमारे पास एक और ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है इस शेप का है, इस शेप को बाय द वे ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इस शेप का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो एरिया ये बनेगा, और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये एरिया जो है ये इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। अब जो डिफरेंट शेप के एरियाज हैं ये तो सारे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको एरियाज निकालने आने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो ये ट्रायंगुलर एरिया जो होता है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, या बेस इंटू हाइट, वट एवर, एक ही बात है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय बेस। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर अगर ये टाइम दिया हुआ है सेकंड में और स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, और ये ग्राफ है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू भी 5 है, तो आप जब इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया शो करेगा डिस्टेंस को, और ये एरिया बराबर होगा हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर्स। यानी कि यहाँ पर जो है वो 5 सेकंड के अंदर 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ऐसे ही फर्ज करें मैं आपको एक और स्पीड टाइम ग्राफ देता हूँ, और इसमें वाई एक्सिस पर मीटर पर सेकंड में स्पीड है और एक्स एक्सिस पर सेकंड में टाइम है। ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे जो कि डिस्टेंस ट्रेवल को शो करेगा, ये एरिया अंडर द ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रेवल को शो कर रहा है, डिस्टेंस होगा 10 × 5 के बराबर, यानी कि 50 मीटर्स। ऐसे ही अगर फर्ज करें मैं आपको एक और ग्राफ देता हूँ जिसमें टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में, और ये ग्राफ जो है वो फर्ज करें कि कुछ ऐसी शक्ल का है, समथिंग लाइक दिस, यूं ग्राफ है। अब ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 6 है, और ये वैल्यू 10 है। अब इसके ऊपर ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से नावाकिफ हैं या इसको इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस एरिया को तीन हिस्सों में ब्रेक कर लें। पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें, और फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। फिलहाल हम ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब है एक तो ये साइड हो गई 2 से लेके 4 तक, इसकी लेंथ है 2, और दूसरी साइड ये नीचे हो गई जो कि है 0 से लेके 6 तक, इसकी लेंथ हो गई 6, मल्टीप्लाई बाय बेस या फिर हाइट, तो इसकी हाइट बन रही है 10। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 मीटर, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये हमारे जो है
स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ में डिफरेंट टाइप के पढ़े। फिर हमने ये सीखा कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सलेशन के बराबर होता है, और किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होता है। ठीक है, चलें अब हम जरा कुछ एग्जांपल्स करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन की। ठीक, पहले जो एग्जांपल है वो क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड्स। दो ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और हमें इनका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। पहले तो जरा आप ये रिकॉल करें कि कांस्टेंट स्पीड का स्पीड टाइम ग्राफ बनता कैसे है। कांस्टेंट स्पीड का स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। हमें दोनों स्पीड्स कांस्टेंट चाहिए लेकिन डिफरेंट चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के, तो एक ही ग्राफ के ऊपर मैं दोनों को प्लॉट कर दूं तो मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। एक कांस्टेंट स्पीड ये हो गई, एक कांस्टेंट स्पीड ये हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर जो मैंने दोनों लाइनें बनाई हैं, दोनों लाइंस कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही हैं, पर लेकिन एक ज्यादा कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है, कम कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है। तो ये दो डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड्स के स्पीड टाइम ग्राफ हो गए। एग्जाम्पल टू में वो क्या कह रहा है? एग्जाम्पल टू में वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और फिर वो एक यू टर्न ले लेता है, और यू टर्न लेने के बाद वो फिर उसी कांस्टेंट स्पीड से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा? देखें, हम जो है ना, अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी से और स्पीड से। पहले हम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इसका। पहले हम बनाएंगे इसका वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले, ये बंदा जो है, ये ऑब्जेक्ट पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है भाई ये। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए इसने ले लिया यू टर्न। क्या ले लिया? यू टर्न। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है ना, तो यू टर्न लेते ही उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, यानी कि जैसे वो डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू टर्न को पहचानने का क्या तरीका है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू टर्न को पहचानने का तरीका ये है कि जैसे ही कोई बंदा यू टर्न लेता है, तो यू टर्न लेते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। यू टर्न लेते ही उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, और फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो दोबारा से फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इस तरह से। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जब कभी भी आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू टर्न शो करना होगा, आपको जब भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू टर्न शो करना होगा, फौरन वेलोसिटी को नेगेटिव कर देंगे। या अगर वेलोसिटी पहले से नेगेटिव थी, तो यू टर्न लेते ही वो फौरन पॉजिटिव हो जाएगी। आसान जबान में, आप जैसे यू टर्न लेते हैं आपकी डायरेक्शन ज़ाहिर पलट जाती है ना, ऑपोजिट हो जाती है, तो आपकी वेलोसिटी जो है उसका साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। यू टर्न लेते ही पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और यू टर्न लेते ही नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, चलें। अब अगर हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होता, अगर हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होता इसी एग्जाम्पल में, तो अगर हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होता तो क्या होता? तो फिर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ तक का टाइम जो है वो T1 है, और यहाँ तक का टाइम T2 है, तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा बनता। ये टाइम T1 होता और ये टाइम T2 होता। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि टाइम T1 तक तो आप एक डायरेक्शन में चल रहे थे, टाइम T1 पर आपने यू टर्न लिया और फिर आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, और टाइम T2 तक आप चलते रहे। यहाँ पर आपकी स्पीड थी इतनी टाइम T1 तक, आपने यू टर्न लिया, यू टर्न लेने के बाद जबकि स्पीड तो चेंज नहीं हुई ना, तो स्पीड तो वही रही आपकी। आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन डायरेक्शन जो है स्पीड का मैटर नहीं है, डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी का मैटर है, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। स्पीड जो है वो वेक्टर नहीं है, स्पीड तो एक स्केलर है। तो लिहाजा स्पीड का ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट ही बनेगा, उसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। नेगेटिव में जो जाएगा वो वेलोसिटी का ग्राफ जाएगा। यानी जब आप स्पीड को विद डायरेक्शन कंसीडर कर रहे होंगे, या दूसरी जबान में उसको वेलोसिटी के तौर पे कंसीडर कर रहे होंगे, तो उसका ग्राफ जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों में फर्क है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। ये डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई सब लोगों की अच्छी तरह से? सर ये जो अभी आपने जो बनाया है ना दूसरा ग्राफ, हम ये वाले के अंदर मतलब हम वो क्या यू टर्न अपना क्या शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
नहीं करे ना यूटर्न शो। उसकी वजह यह है कि हम तो स्पीड अच्छा देख अच्छा। रहे हैं। मैं अगर कहता हूँ कि अच्छा। एक कार की स्पीड ईस्ट की तरफ 10 है और एक कार की जी। स्पीड वेस्ट की तरफ 10 है, तो स्पीड के लिए वो दोनों बराबर हैं। चाहे ईस्ट हो अच्छा चाहे वेस्ट हो, वो तो 10 मीटर पर सेकंड देखेगा ना बस। लेकिन अच्छा। वेलोसिटी के लिए दोनों बराबर नहीं है। वेलोसिटी के लिए अगर 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट है और 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट है, तो उसके लिए टेन मीटर जी पर सेकंड वेस्ट जो है वो ईस्ट का ऑपोजिट है। तो वो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट को पॉजिटिव कहेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट को फिर वो नेगेटिव कहेगा। लेकिन ठीक है। स्पीड का जो ग्राफ है वो दोनों को 10 कहेगा बस, स्पीड में नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक है सर, समझ आ गया। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रहा है, तो जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा, या वेलोसिटी टाइम भी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही जैसे बनेंगे। तो वो इस तरह बनने चाहिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो और उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो। उसका ओरिजिन से पास होना कोई जरूरी नहीं है। वैसा भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रेडियंट भी हो सकता है, लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। वैसा भी हो सकता है। ये सारे ग्राफ जो है, ये सारे ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के ग्राफ हैं, क्योंकि इन सारे ग्राफ्स का ग्रेडियंट कांस्टेंट है। सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब ये चाहे ओरिजिन से स्टार्ट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के ग्राफ है। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, या जिसको आप वेलोसिटी टाइम भी कह सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स, और ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, वो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर होता है। अब जो ये ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, शेड कर दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो एरिया बन रहा है ये किस शेप का बन रहा सर जी ना, ट्रायंगल बन रहा है, टाइप है? ऑफ। नहीं, ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये ट्रेपेजियम बन रहा है बेसिकली। ये क्या बन रहा है? सर ट्रेपेजियम। ट्रायंगल ऐसा तो नहीं होता? ये ट्रेपेजियम ये बन रहा है, ऐसा ही होता है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो है, इसमें इसकी एक साइड जो है 2 मीटर पर सेकंड की, और दूसरी साइड जो है 12 मीटर पर सेकंड की है, और इसकी बेस जो है वो 4 सेकंड की है। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया में हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड में से एक 2 है और दूसरी साइड जो है वो 12 है, और मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इसकी 4 है। तो ये जाएगा 14 × 2, यानी कि 28 मीटर्स। तो यहाँ पर जो एरिया है वो 28 मीटर आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल 28 मीटर है। फर्ज करें कि आप, जैसे अब्दुल्ला भाई परेशान हो रहे हैं, ऐसे फर्ज करें आप भी परेशान हो रहे हैं कि भाई ये ट्रेपेजियम किस तरह से बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, इसका भी हल है। इसका लिए है कि आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा आप ले लें, कहाँ तक? एक हिस्सा आप ले लें भाई यहाँ तक। जो नीचे आपको जो नजर आ रहा है ना, ये यहाँ तक। तो नीचे क्या बन जाएगा? एक नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया सिंपली किसके बराबर होगा? 4 × 2 के बराबर होगा, तो ये हो गया 8 मीटर। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसकी बेस कितनी है? इस ट्रायंगल की बेस है 4, और इस ट्रायंगल की हाइट 2 से लेकर 12 तक है, यानी कि 10 तक है। तो ये कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया 20 हुआ और रेक्टेंगल का एरिया 8 हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, 20 + 8, तो भी टोटल कितना आ रहा है? 28 मीटर्स आ रहा है। मैंने डायरेक्ट ट्रेपेजियम से कर दिया था, वो भी 28 मीटर आ रहा था। आपकी मर्जी है, आपको ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, आप इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करके 2 दफा एरिया निकाल के उनको ऐड कर लें। आंसर बहरहाल दोनों तरीकों से आपका 28 मीटर्स ही आना चाहिए। ठीक है भाई। तो क्या मैं समझू, ये बात सबकी समझ में आ गई? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगला जो बेसिकली सवाल है वो क्या है? वो कह रहे हैं, द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मास मूविंग अप एंड डाउन on the end of a spring. Which point represents the velocity of the mass when at the lowest point of its motion?
एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मास जो है एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। यानी कि एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग से आपने मास अटैच किया हुआ है। अब इसको आप पुल करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये मास नीचे जाता है। ठीक है। फिर सेंटर तक पहुंचता है, और फिर ऊपर तक भी जाएगा थोड़ा सा यहाँ तक। इस तरह ये मास जो है ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। यानी कि शुरू में अगर मास इस जगह था तो नीचे यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है। इस तरह ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। अब एक बात अच्छी तरह समझ लें, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, सेंटर से गुजरेगा, फिर बॉटम पे चला जाएगा, फिर ऊपर वापस आएगा, तो इस तरह ये लगातार जो है टॉप टू बॉटम जाता है, फिर बॉटम टू टॉप वापस आता है। इस तरह करते वक्त, इस तरह करते वक्त ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के ये रुक जाएगा और फिर यू टर्न लेकर वापस आएगा। तो चूंकि इसको रुक कर यू टर्न लेना है तो इसलिए इसको वहां पर रुकना पड़ेगा। ऐसे लोएस्ट पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको रुकना पड़ेगा और रुकने के बाद इसको यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये सेंटर से गुजर रहा होगा, जब ये सेंटर से गुजर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये सेंटर से गुजर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। आप थोड़ा इमेजिन करके देख लें, अपने हाथ में जो पेंसिल है उसको जरा ऊपर नीचे मूव करें बार बार। तो जब अपने हाथ में पेंसिल को आप बार बार ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आप नोट करेंगे कि जब आपकी पेंसिल टॉप पर पहुंचती है तो आप उसको रोक कर, अपने हाथ को रोक कर फिर इसको वापस नीचे लेकर आते हैं। और जब आपकी पेंसिल बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाती है तो उसको फिर अपने हाथ को रोकते हैं, आप फिर उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो टॉप पर और बॉटम पे तो स्पीड हमेशा जीरो होगी ऊपर नीचे मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की, और सेंटर में उसकी स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज और भी है, सेंटर में जो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम ये है कि एक दफा जब वो सेंटर पर होगी तो एक दफा वो ऊपर जा रही होगी, और दूसरी दफा जब वो सेंटर पे होगी तो नीचे आ रही होगी। इस ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें ऊपर जाते वक्त वैल्यूज को हमने पॉजिटिव लिया है, और नीचे जाते वक्त हमने वैल्यूज को नेगेटिव लिया है। ऊपर जाते हुए हमने ऑब्जेक्ट को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, और नीचे जाते वक्त हमने वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है। तो पता ये चला कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, जब ये लोएस्ट पॉइंट पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, और सेंटर में जब ये ऊपर जा रही होगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी। ठीक है। और जब ये सेंटर में नीचे आ रही होगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। ये आपसे कह रहा है कि इस ग्राफ पर कौन सा पॉइंट है, इस ग्राफ पर कौन सा पॉइंट है जब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है। इस ग्राफ में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी है कितनी। लोएस्ट पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। आपको जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर जीरो है। तीन जगहों पे वेलोसिटी जीरो है इस ग्राफ में। प्रॉब्लम ये है कि जो पहली वाली जगह है ये तो ऑप्शन में शामिल ही नहीं है। ऑप्शन तो चार है ना, ए बी सी डी। तो आपका आंसर या तो बी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। आपका आंसर बी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए, क्योंकि जीरो वेलोसिटी बी पर है और डी पर है। मसला ये है कि वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होती है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि बी हाईएस्ट पॉइंट है या डी हाईएस्ट पॉइंट है, या हमें कैसे पता चलेगा कि बी लोएस्ट पॉइंट है या डी लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि दो लोएस्ट पॉइंट पे भी स्पीड जीरो होती है। पता ऐसे चलेगा कि जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा होगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ेगी या पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी को नेगेटिव में बढ़ना चाहिए। तो देखें बी के बाद वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बी हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब बी हाईएस्ट पॉइंट है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, सी सेंटर का पॉइंट आ गया जहां पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम हो चुकी होगी। और फिर जब दोबारा ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी, तो डी आपका बेसिकली लोएस्ट पॉइंट है। इसलिए आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है,
क्योंकि बी पर भी इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन बी हाईएस्ट पॉइंट है। मुझे किस तरह पता चला बी हाईएस्ट पॉइंट है? क्योंकि हम डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। तो बी के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ी है। तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जाहिर है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो नीचे की तरफ जाएगा ना, लोएस्ट पॉइंट से तो वो ऊपर जा सकता है, नीचे थोड़ी जा सकता है। तो लिहाजा बी जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो फिर बचता बचता है डी। तो डी फिर वो पॉइंट होगा जो कि इस मोशन का लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है भाई, कुछ कुछ समझ में आई बात? जी सर। जी सर। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल। The vehicle moving at 4 meter per second begins to accelerate at zero time. So what is the vehicle acceleration at 3 second? 3 second पर इसका acceleration क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के जरिए हम एक्सलेशन मालूम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व है। तो ये बात तो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, बचपन में ओ लेवल्स में भी पढ़ी होगी, कि किसी कर्व पर एक जगह पर ग्रेडियंट कैसे मालूम करते हैं। किसी कर्व पर एक जगह पर ग्रेड मालूम करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें 3 सेकंड पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का ग्रेडियंट एक्सलेशन के बराबर होगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया 3 पर। ठीक है, ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि सही ड्रॉ किया है मैंने। अजूब के सही किया हुआ ड्रॉ मैंने। अजूब के सही ही होगा। आप लोग सही से पेंसिल से खुद प्रॉपर डायरेक्ट ड्रॉ कीजिएगा, मैं बस रफली करके दे रहा हूँ आपको। अब इस टेंजेंट का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ तो ये देखें, ये जो टेंजेंट बनेगा इसकी हाइट तकरीबन आ रही है 1 2 3 4 बॉक्सेस की हाइट आ रही है। और उसकी विड्थ आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप ये समझ लें कि इसकी हाइट तकरीबन 2 से लेकर और 10 तक आ रही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चलो इसको मैं प्रॉपर सही तरह से बनाता हूँ। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट को छूता हुआ जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट को तकरीबन टच करता हुआ जा रहा है, तकरीबन लाइक दिस। ठीक हो गया? यस, अब हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट कैसे आता है? हाइट डिवाइड बाय बेस से ग्रेडियंट आता है। तो इसकी हाइट बन रही है तकरीबन 2 से लेकर 10 पॉइंट समथिंग तक। 10.5 कर लें, उसको 2.2 कर लें, तो हाइट हो जाएगी 10.5 माइनस 2.2, और बेस इसकी हो जाएगी पूरी 7। तो तकरीबन 10.5 में से अगर आप 2.2 निकालें तो बचता है, कितना बचेगा? 8 तकरीबन 3 बचेगा। और डिवाइड बाय 7, 8.3 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो बचेगा 1 पॉइंट। देख लो यार कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करके देखो। 1.2 समथिंग आएगा ना, 1.2 या 1.3 समथिंग आएगा ये। तो जो क्लोजेस्ट आंसर है इसका वो क्या है? क्लोजेस्ट आंसर इसका 1.3 है। ठीक है ना? ये तो कंफर्म है ना, अगर मैंने टेंजेंट थोड़ा ऊपर नीचे भी बनाया है तो आंसर जो है वो जाहिर है 1 1 तो नहीं आएगा, और जाहिर है 2 भी नहीं आएगा। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो 1.3 हो सकता है। आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से ग्रेडियंट बना के देखें, बिल्कुल सही आ जाएगा। मैं असल में ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, तो मैं प्रॉपर टेंजेंट बना नहीं पा रहा सही से। आप सर लोग मेरा पेंसिल से वन ड्रॉ। पॉइंट फाइव 1.5 थोड़ा ज्यादा हो गया। बस ये अब मैंने पेंसिल से बनाया था ना, जब मैं पेंसिल से पढ़ा रहा था तो ये मेरा 1.25 आंसर आया था। तो 1.25 को जब आप वो करेंगे, देखें अभी मैंने थोड़ा सा इसको बेहतर किया, टेंजेंट को दोबारा से देख लें इसको। ये देखें अभी इसकी जो हाइट आ रही है तकरीबन 2 से लेकर और तकरीबन 11 तक आ रही है। तो 2 से लेकर 11 तक का मतलब हो जाएगा हाइट 9 हो गई, और बेस 7 है इसका। तो 9/7 देखो कितना बनता है, 1.2। और 1.2 कितना बन रहा है देखो, तो चेक करो।
9 डिवाइड बाय 7 तो बता दो यार कैलकुलेटर से कम से कम। 1.28। 1.28। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3 सही है, बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो ये आप इसका प्रॉपर टेंजेंट ड्रॉ कर ले। मैं ज़रा पेन से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है स्क्रीन पर। तो मेरा टेंजेंट ड्रॉ करने से 1.28 आंसर आ रहा है, तो 1.3 हो जाएगा राउंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्राफ शोज हाउ द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम। एक ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। ये ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे कि इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, एक्सलेशन टाइम ग्राफ जो होता है इसका ग्रेडियंट वगैरह और एरिया वगैरह को के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आधे ग्राफ में एक्सलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बाकी आधे ग्राफ में एक्सलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको सिंपली जो हमने लैंग्वेज सीखी है उस लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि आधे ग्राफ का मतलब क्या है। आधे ग्राफ का मतलब है इंक्रीजिंग एक्सलेरेशन, और बाकी आधे ग्राफ का क्या मतलब है। बाकी आधे ग्राफ का मतलब है डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन। अब हमें इस टाइप ऑफ मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर आधा ग्राफ इंक्रीजिंग एक्सलेशन का है और बाकी आधा ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सलेशन का है, तो इंक्रीजिंग एक्सलेशन का स्पीड टाइम ग्राफ तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का बनता है ऐसे, और डिक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व बनता है। तो आधे में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, आधे में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। दोनों को अगर मैं एक साथ बनाऊं तो स्पीड टाइम ग्राफ इस शक्ल का होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। और ऐसा जो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, ए में बना हुआ है। तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर ए होगा, ना कि बी, ना कि सी, और ना ही डी। सर सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि भाई पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कम हो रही है। अब वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कम होने का मतलब होता है डीसेलेरेशन। और यहाँ पर जो है डीसेलेरेशन का मतलब होगा ग्राफ नेगेटिव में जाना चाहिए, तो ग्राफ तो नेगेटिव में नहीं गया। इस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है? नहीं सर। इस पूरे ग्राफ में एक्सेलेरेशन कहीं भी नेगेटिव नहीं है। यानी कि इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी डीसेलेरेशन नहीं है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन नहीं है। इस ग्राफ में स्पीड बढ़कर कम हो रही है। तो स्पीड का बढ़ना तो एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन स्पीड का कम होना क्या होता है, डिसेलेरेशन। तो डिसेलेरेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन का ग्राफ जो है नेगेटिव में गया ही नहीं, डिसेलेरेशन तो हुआ ही नहीं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन तो हुआ ही नहीं कहीं पर। दैट्स वाई। ठीक है वरीशा, बात समझ में आई? जी सर। कह रहे चार कारें ए बी सी डी, चारों रेस से चलती हैं, अलग अलग स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और वो एक ही टाइम में जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करती हैं। ये चारों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। लेकिन ये चारों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है? बहुत आसान सवाल है। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आता है, एरिया अंडर द ग्राफ से आता है। तो ए जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा, ठीक है। बी जो कार है उसका एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा। सी जो कार है उसका एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा। और जो डी कार है उसका एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा। तो सबसे कम एरिया अंडर द ग्राफ किसका आ रहा है? सबसे कम एरिया अंडर द ग्राफ डी का आ रहा है। तो सबसे कम एरिया अंडर द ग्राफ डी का आने का मतलब है कि सबसे कम डिस्टेंस जो है वो डी ने जो है कवर किया होगा। बस ये आपको मालूम करना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसने कवर किया, ये आपका रिक्वायर्ड था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डी ने कवर किया। सिंपल एज दैट।